हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज जो है हम मोतीलाल ओसवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो है एक रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे स्टॉक्स, मल्टीपल स्टॉक्स को जो है डिस्कस किया है। सो हम लोग भी उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि क्या हमें उन स्टॉक्स के ऊपर बेट करना चाहिए या वो स्टॉक्स जो है वो कितने रिटर्न्स दे सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग 2023 के जो भी इनके रिकमेंडेशन है स्टॉक के उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनको मैं रिपीटेडली मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार मैंने उनको कवर किया। आप अगर मेरे पिछले जितने भी वीडियोस अगर देखोगे तो वहाँ पे मैंने इनमें से ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स का जो है वो जिक्र कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। इधर ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल रिकमेंड कर रहा है तो वो उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स को उन्होंने कंसिडर किया है जिस वजह से वो इन स्टॉक्स को जो है अभी के लिए रेकमेंड करें। सो इस रिपोर्ट को अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो काफ़ी कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। पहले जो है इनकी कमेंट्री देख लेते हैं कि इनका जो है वो ओवरऑल मानना क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ अनसर्टन अराउंड द ग्लोब। सो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो मैक्रो एनवायरनमेंट से इनका जो मतलब है वो जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो कोई भी लेवल के हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, तो वो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे जितने भी हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनसर्टेनिटी है कि कब क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, ये इनका मानना है अभी के लिए। 2023 की कमेंट्री है। सो यहाँ पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी हाई देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। सो यहाँ पे अगर देखें तो यूएस फेडली लाइकली टू कीप इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट हाइक। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि फेड जो है वो तब तक इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेगा जब तक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आता। और उसके बाद जो इन्होंने डिस्कस किया है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है कि ये प्रॉब्लम्स को इन्होंने कंसिडर किया है, उसके बाद ही जो है स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दिया है कि ये सब सिचुएशंस को आपको कंसिडर करना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो अभी ये जितनी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बताए उसके बाद अगर इंडियन इन्वेस्टर्स हम जो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हमको क्या सोच के जो है इन्वेस्ट करना है। पहला जो है कॉर्पोरेट अर्निंग, तो क्वार्टर 3 का जो है वो सिलसिला स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है। सो आपको क्या करना है कि क्वार्टर 3 के नंबर्स को ट्रैक करना है, फाइनेंशियल डेटा को ट्रैक करना है, उसके साथ ही साथ उनकी कमेंट्री क्या है फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो फरवरी में हमारा बजट आएगा। उसके बाद डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, क्या हम कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, कंजम्पशन कितना है, हमारा सीपीआई का डेटा कैसा है, हमारे यहाँ पे जॉब्स का डेटा कैसा है। ये जितने भी डोमेस्टिक पैरामीटर्स हैं ये भी आपको ट्रैक करने हैं अगर आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोग सिर्फ 2 थीम के ऊपर प्ले आउट कर रहे हैं। तो पहला जो है वो क्रेडिट ग्रोथ है। तो इनका जो क्रेडिट ग्रोथ से मतलब है वो पूरा बीएफएसआई से इनका मतलब है। तो अगर आप देखें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। और दूसरा जो है वो केपेक्स। तो अभी कल के दिन मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि एशियन पेंट जो है वो अभी लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स है वो ये ईयर के लिए उन्होंने प्लान किया है। बाकी भी दूसरी भी बहुत सारी केमिकल कंपनीज है जिन्होंने बहुत सारा केपेक्स प्लान किया है, या दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्होंने भी जो है केपेक्स प्लान किया है। तो केपेक्स प्लान किया है और अगर डिमांड के अंदर ग्रोथ आती है तो उनके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे या उनके सेल्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली प्रॉफिट और कंपनी की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। सो इनका जो बेट है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर है, तो क्रेडिट ग्रोथ और केपेक्स। उसके अंदर भी देखें तो डोमेस्टिक मैक्रोस के अंदर जो डिमांड है वो रोबस्ट देखने को मिल रही है। तो डिमांड जो है वो इंडिया के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, इनका मानना है। तो अब इनके जो है वो सेक्टर्स कौन से हैं, तो पहले तो बताया मैंने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस डोमेन के अंदर, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, हाउसिंग, डिफेंस और रेलवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 2024 के अंदर जो है वो इलेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, खर्चा करने का जो पावर है या जितना भी पोटेंशियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाने की कोशिश करेंगे। इससे जो है क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहा है तो सभी गवर्नमेंट्स ये करती हैं, तो हमें ये भी जो है ये फैक्टर को कंसिडर करके चलना है। तो ये जो रिपोर्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मोतीलाल ओसवाल की आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस का, देखने को मिल रहा है करंट प्राइस अगर देखें तो 2500 के आसपास है। अगर टारगेट देखें एक साल के अंदर तो 14% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, लगभग 2875 के आसपास। सो इनका जो बेट है या इनका मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इनका जो बेट है रिलायंस रिटेल का या टेलीकॉम का जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर इन्होंने 5 लाख करोड़ का जो है 2025 तक का 5 तक खर्चा करने का इनका प्लान है। सो इनके काफ़ी सारे प्लान जो है वो 2-3 साल के अंदर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से जो इनका बेट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। मैंने पहले भी कहा है कि जितनी अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है तो आपका हमेशा जो बेट है वो सिर्फ लीडर के ऊपर होना चाहिए। अगर लीडर डूबेगा तो जितने भी नीचे जितने भी कंपनीज है सब डूब जाएंगे। सो आपका जो बेट है वो लीडर के ऊपर होना चाहिए। तो अगर मार पड़ेगी तो सबसे कम जो है वो लीडर को पड़ेगी, उसके नीचे जितनी भी कंपनीज है उनको ज़्यादा मार पड़ेगी। सो मेरा हमेशा यही मानना होता है कि जब जब सिचुएशंस अनसर्टेन है तो आपका जो मैक्सिमम अलोकेशन होना चाहिए फंड का या पोर्टफोलियो का वो जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। उसमें भी जो है अगर लार्ज कैप के साथ अगर आप लीडर्स को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस को चुनते हैं, आईटी में टीसीएस इन्फोसिस को चुनते हैं, पेंट्स में एशियन पेंट्स को चुनते हैं, केमिकल में एसआरएफ या नवीन को चुनते हैं, या दीपक नाइट्राइट को चुनते हैं, आरती इंडस्ट्रीज को चुनते हैं। सो ऐसे जितने भी या टेलीकॉम के अगर सेक्टर में देखें तो भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं, रिलायंस को बाय कर सकते हैं। सो ऐसे करके अगर आप बाइफर्केशन करके लीडर्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहोगे, या ये जितनी भी अनसर्टेन सिचुएशंस है जहाँ पे अभी मार्केट कहाँ जाएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, सो वहाँ पे जो है आपका बेट हमेशा लीडर के पास होना चाहिए ताकि आपके पैसे जो है वो बचे। बने नहीं तो चलेगा, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे चलेगा, कम रिटर्न्स आएंगे चलेगा, बट पैसे जो है बचने चाहिए। नेक्स्ट अगर स्टॉक देखें तो इन्फोसिस, तो आप मेरे चैनल के ऊपर भर भर के देख सकते हो, मैंने बहुत बार जो है वो इन्फोसिस को डिस्कस किया। इन्फोसिस अगर करंट प्राइस देखें तो लगभग 1475 के आसपास, 1475 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका जो टारगेट है वो लगभग 1630 के आसपास है। 10% के आसपास की जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा क्लाइंट जो भी इनकी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्लाइंट ने जो है वो आईटी बजट, हो सकता है कि ग्रोथ इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से आईटी का जो बजट होता है उसके अंदर जो है वो कमी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है कंपनीज को अफेक्ट पड़े, बट मैंने पहले ही कहा कि अगर लीडर के ऊपर बेट करोगे तो सबसे कम मार जो है वो लीडर को ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप बेट करोगे तो 10% के आसपास की जो तेज़ी है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से कितने स्टॉक्स जो है वो मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मोतीलाल ओसवाल फर्म ने जो है अभी डिस्कस किए। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 879 के आसपास का प्राइस है, लगभग 1150 के आसपास का इनका टारगेट है। 30% का जो अपसाइड है वो इस साल के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि बैंकिंग जो है वो पूरा डोमेस्टिक प्लेयर है, तो बैंकिंग के ऊपर जो है वो आपको अच्छा बेट करना चाहिए। तो उसमें भी मैंने 4 बैंक को डिस्कस किया है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। सो बैंकिंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर हमेशा लीडर्स के ऊपर ही बेट करना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे एनपीए का इशू होता है, पैसे डूबने का इशू होता है। कंपनी जो लोन बांटती है वो लोन डूबने का इशू होता है। तो अगर आप लार्ज कैप या बड़े कंपनीज के ऊपर बेट करोगे तो जो आपको लॉस होगा या जो इफेक्ट होगा उसका वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक भी बैठे। उसके बाद अगर देखें तो एसबीआई। तो अगर आप पीएसयू बैंक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं पर्सनली नहीं हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीएमबी में 605 के आसपास का प्राइस है और 625 का 3% के आसपास का ही टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेम अगर देखें तो बैंकिंग के ऊपर ही बेट है। तो मैंने पहले भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर बेट करोगे तो ये अच्छा डिसीजन माना जाएगा। कल के दिन ही मैंने जो वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल को डिस्कस किया था, और वहाँ पे टारगेट जो है वो प्रभुदास लीलाधर ने लगभग 1000 के आसपास के ही दिए थे। करंट सीएमपी देखें तो 807 के आसपास देखने को मिल रहा है, लगभग 25% की अपसाइड जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी डोमेस्टिक ग्रोथ पूरा विजिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतने रिचार्ज होते हैं, तो कंपनी के पास जो है वो इनफ्लो आते रहते हैं, और कंपनी जो है वो 5G का एक्सपांशन भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि 5G के जो प्लान है उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंजम्पशन अगर थोड़ा बहुत डिले होता है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन होता है तो 5G का जो थोड़ा सा प्लान है वो डिले होते को देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल देखें तो 4G का जो बिजनेस सेटअप है इनका पहले से ही अच्छा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आईटीसी की बात है। आईटीसी सबसे अच्छा बेट है अगर आपको एफएमसीजी में बेट करना है, तो यहाँ पे भी 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 330 के आसपास जो है कंपनी का करंट प्राइस है, और टारगेट जो है वो 400 के आसपास निकल के आ रहा है। सो कंपनी जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कंपनी 4 से 5% के आसपास का डिविडेंड भी बांटती है। तो आपको ये चीज़ भी नोट करनी है कि कंपनी ग्रोथ
प्लस डिविडेंड जो है तो भी बांटती है। तो आपके जो है बैंक अकाउंट्स के अंदर भी जो है एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कल टीसीएस ने 75 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड बांटा है, और दूसरी जो भी आईटी कंपनीज है, चाहे वो इन्फोसिस हो या विप्रो हो, तो वहाँ भी जो है डिविडेंड की आशंका है कि वहाँ पे भी डिविडेंड मिल सकता है। सो ऐसी कंपनी जो होती है वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी देती है और उसके साथ ही डिविडेंड भी बांटती है, तो आपके बैंक अकाउंट्स में भी पैसा आता है और आपका पोर्टफोलियो भी जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिलता है। मैं यही कहूँगा कि आप जो है जितने भी मैंने स्टॉक्स गिनाए हैं या ये वीडियो के अंदर है, उसको एक नोटपैड के अंदर नोट कर लो और उसको वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आपको बाइंग नहीं करनी तो आप ट्रैक कर सकते हो, एक अलग वॉच लिस्ट बना के वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि ये सच में ये जो स्टॉक्स है ये इतना परसेंटेज परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। वन ऑफ द सेफेस्ट बेट अगर मैं बोलूँगा तो टाइटन है। कल के दिन मैंने टाइटन को भी कवर किया था, जहाँ पे CMP 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। टारगेट जो है वो लगभग 3010 के आसपास या 3100 के आसपास के जो टारगेट्स है, कल मैंने उसकी बात की थी। लगभग 13% के आसपास का जो अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर ही जो है इनका बेट देखने को मिल रहा है। सो इनका अगर बात करें तो ज्वेलरी हो गया, आईवेयर हो गया, वॉचेस हो गया, तो लगभग 4-5 सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और कंटिन्यूस जो है स्टोर एडिशन के ऊपर ये कंपनी का पूरा फोकस है, जिस वजह से कंपनी की ग्रोथ के अंदर काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अल्ट्राटेक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक देखने को मिलता है। तो लगभग CMP जो है वो 7000 के आसपास है, टारगेट 7500 के आसपास है, रिटर्न जो है वो 7% के आसपास देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गवर्नमेंट का जो 24 का इलेक्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग अगर कहीं पे होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर स्पेंडिंग होगी तो सबसे ज़्यादा जो बिकेगी वो सीमेंट ही बिकेगी। सीमेंट और लोहा, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेंगी। तो यहाँ पे स्टील और जो सीमेंट है इसके ऊपर आपका बेट होना चाहिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्ले करते हो। तो अल्ट्राटेक जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लीडरशिप जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर अल्ट्राटेक के पास ही है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो कोल इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी जो है एक PSU कंपनी देखने को मिलती है। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 218 के आसपास है, टारगेट देखेंगे तो 325 के आसपास है। लगभग 49% के आसपास के जो रिटर्न हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा जो बेट है वो कोल इंडिया के ऊपर कभी भी नहीं है। इसका अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है ये कोल इंडिया देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी जो है वो डिविडेंड बांटती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ग्रोथ के लिए आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप IT स्टॉक्स के ऊपर बेट कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारा रिजर्व पड़ा होता है लाखों करोड़ का, वहाँ पे भी आपको जो है डिविडेंड मिल जाएगा ग्रोथ के साथ। बट आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहना चाहिए। अगर आपका कैपिटल जो है वो डूबता जाएगा और अगर आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिल जाता है तो वो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस वजह से अगर आपको बेट करना है तो आप बेट कर सकते हो कोल इंडिया पे। बट मेरी यही सलाह है कि आपके पास अगर बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हैं और अगर लास्ट ऑप्शन कोल इंडिया बचेगा तभी जाके कोल इंडिया में इन्वेस्ट करना। उसके बाद इंडसलैंड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग 1200 रुपये के आसपास का जो टारगेट है वो देखने को सॉरी प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। 1400 रुपये के आसपास का जो टारगेट है यहाँ पे आ रहा है। लगभग 19% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी जो है बैंकिंग स्टॉक्स देखने को मिल रहा है और ये भी ठीक ठाक ही बैंक देखने को मिल रहा है। बट मेरा फिर भी यही बेट होगा कि लीडरशिप के ऊपर ही जो है, लीडर्स के ऊपर ही आपका बेट होना चाहिए। तो जो 4 स्टॉक बैंकिंग स्टॉक मैंने गिनाए हैं, या अगर बजाज फाइनेंस के ऊपर अगर आप दाव खेलना चाहते हो तो वहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के अंदर, अगर आपको फाइनेंशियल में ही जाना है तो। बट बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आप जो है वो 4 स्टॉक्स के ऊपर ही बेट खेल सकते हो। इंडसलैंड जो है वो आपका प्रेफरेंस हो सकता है। सो नेक्स्ट जो स्टॉक इन्होंने दिया है वो अपोलो हॉस्पिटल। सो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, सो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी अच्छा बेट देखने को मिल सकता है। सो लगभग 4500 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। टारगेट अगर देखें तो 5600 के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न जो है वो 26% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हेल्थ सर्विसेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो एक अच्छा बेट है। सो यहाँ पे भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप ये सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैक्रोटेक अगर डेवलपर्स यहाँ पे देखें तो लगभग 1000 के आसपास का जो है यहाँ पे टारगेट प्राइस है। 1500 के आसपास यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। लगभग 42% की अपसाइड जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। सो ये जो स्टॉक है वो लगभग 1 साल पहले ही जो है लिस्ट हुआ है। सो इसीलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो है बड़ा बैक डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बस इसके ही कॉम्पिटिटर अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी है, शोभा लिमिटेड। सो यहाँ पे भी DLF हो गया, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको रियल इस्टेट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो।
सो ये थी कमेंट्री फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, और हमने पूरा डिस्कशन भी किया, मैंने मेरी राय भी दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।